इज़राइल ने ईरान पे हमला कर दिया और उसके जवाब में दोबारा ईरान ने इज़राइल पे हमला कर दिया। ये बात पूरी मिडिल ईस्ट, पूरे वर्ल्ड सिनेरियो के लिए एक नई पहलू लेकर आ गया। पूरी दुनिया इस वक्त इसके बारे में बात कर रही है। हमारे देश में पूरी दुनिया भर की पॉलिटिक्स इसको लेकर आज गर्म है और यही सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या ये यहूदियों और इस्लाम के बीच में, यहूदी और इस्लाम के बीच में कोई वॉर है? क्या वो गाजा पे किए गए इजराइल के अटैक को आतंक के रूप में देखा और फिर ईरान ने हमला किया? इन सब का क्या मतलब है? कौन कैसे देख रहा है? सबके अपने अपने पक्ष होते हैं। जिसके पास जैसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे लोग भरोसा करते हैं, उनकी बातें मानते हैं और अपना एक पक्ष बना लेते हैं। अच्छा, इन सब में फिर हिंदुस्तान का क्या रोल होगा? हिंदुस्तान किसकी तरफदारी करेगा? क्या वो इजराइल के फेवर में है? क्या वो ईरान के फेवर में है? इस लड़ाई का क्या असर पड़ेगा भारत के ऊपर? इन सभी सवालों को अगर किसी एक आम आदमी से पूछा जाए तो उसके अपने अपने पक्ष हो सकते हैं, अपने अपने जवाब हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि जिसके पास जैसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन सेम यही सवाल अगर एक ऐसे कैंडिडेट से पूछा जाए जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो क्या उसके भी वही जवाब होंगे जो आजकल व्हाट्सएप पे हैं और तमाम सारे मीडिया हाउसेस बात कर रहे हैं, जो आम लोग डिस्कशन में हैं? क्या ये सवाल भी उतने ही सीमित होंगे एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के भी, जो जितनी बातों के बीच इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही हैं? बिल्कुल नहीं। सिविल सर्विसेज का जो एस्पिरेंट होगा वो इन सवालों की तो बात करेगा ही कि ये हमला हुआ, घटना हुआ, पहली बार इजराइल को किसी ने इस तरीके से बैक अटैक किया। इन सारी चीजों के बीच में जब कोई सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट इसको बात समझेगा तो वो क्या क्या समझेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए ये आखिर कुछ भी वो सवाल पूछता है, कुछ भी सवाल समझने की कोशिश करता है, तो क्या उसके पीछे एस्पेक्ट क्या होते हैं? कैसे किसी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट किसी और से अलग तरीके से सोच लेता है, समझ लेता है? इन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए मैं अरुण त्रिपाठी आज ये जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आया हूं। आज का जो ये वीडियो है, इसका जो पर्पस है वो ये है कि एक बार आप कैंडिडेट्स, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, वो समझ पाएं कि आईआर का जो पेपर आप देते हैं, साथ में गवर्नेंस, ये भी हम आगे बात करेंगे, तो वो कैसे है, उसका क्या एस्पेक्ट है, वो आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में क्यों जोड़ा गया, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आप उसको कैसे तैयार करेंगे। और आप ये देखेंगे कि ये कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं, आम लोग रोजमर्रा की जिंदगियों में बात कर रहे हैं, ये हमारी आपकी जिंदगी पे असर डालता है। आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज यू सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो आपको थोड़ा सा डीप डाइव करने की जरूरत होगी, थोड़ा डिटेल में जानने की जरूरत होगी। तो इन्हीं एस्पेक्ट पे अब हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जब भी इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में बात करता है तो उसके अप्रोचेस डिफरेंट होते हैं। कैसे कैसे डिफरेंट हो जाते हैं? ये केवल इसलिए कि यूपीएससी का जो सिलेबस ही है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करे वो कोर इश्यूज को समझे। वो केवल घटनाएं नहीं सुनता, घटनाएं ना सुने आप, घटनाएं ना समझें वो क्यों हो रही हैं, क्या कारण क्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द पॉसिबल सोल्यूशन फॉर दिस। सोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारा, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो सिलेबस हो, पूरा यूपीएससी का या जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स अदर स्टेट्स के भी, वो सारा फॉर्मेट इस तरीके से गढ़ा गया है कि आपके अंदर से एक सिविल सर्वेंट को हाईलाइट किया जा सके, उसको बाहर निकाला जाके, उसको ही प्रमोट किया जाए, उसको नरिश किया जा सके, एक चेक किया जा सके कि आपके अंदर वो बात है कि नहीं जिसमें आपको वो जिम्मेदारियां दी जाएं। आईआर का पेपर पूरी दुनिया की बात करता है, क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो हम सीधे सिलेबस पे आ जाएं, उसके पहले थोड़ी सी कुछ बातें समझ लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसकी जरूरत है। अब देखिए, आईआर अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं आप इसको, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध,
तो राष्ट्रों के बीच के संबंध की बात होती है। आप देखिए, पहली चीज, हम बहुत डिटेल में जब क्लासेस में आएंगे तो और एक एक चीज को बहुत डिटेल में बात समझेंगे। अभी बहुत एक शॉर्ट एस्पेक्ट्स पे आप समझते रहिए कि एक स्टेट है, अगर आप सीधे बात करें, एक स्टेट है, ये स्टेट एक सॉवरेन स्टेट होना चाहिए, सॉवरेन जो अपने डिसीजंस खुद लेता हो। ये स्टेट को अपने देश में रहने वाले लोगों की डेवलपमेंट इंश्योर करनी है, उनकी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको इन्हांस करना है, इनकी परेशानियों को दूर करना है, ठीक है, इनके सामने वो सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है जो इनको अपलिफ्ट करने में मदद करें। ये दुनिया भर के हर स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये उठता है, तो फिर करते क्यों नहीं? कर ही रहे हैं सारे लोग, तो उसमें क्या ही दिक्कत है? एक चीज है, इन सारे राज्यों, सारे देशों की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। किसी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वो चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे जोग्राफिकल हो, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हो, तो उनकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। इसको बिल्कुल आप अपने तरीके से सोचिए। जैसे आप मान लीजिए किसी छोटे गांव में हैं, तो आपके पास कुछ क्षमताएं हैं, आपके हो सकता है खेती बहुत अच्छी हो, आपका गांव का मकान बहुत अच्छा हो, शुद्ध हवा मिल रही है, सब कुछ है, खाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शायद एजुकेशन के वो अपॉर्चुनिटीज ना हो, हेल्थ की वो अपॉर्चुनिटीज ना हो, तमाम सारे और अपॉर्चुनिटीज, उस तरीके का मार्केट आपको अवेलेबल ना हो, तो फिर उसके लिए फिर आप शहरों की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो शहरों से आपका जुड़ाव हो रहा है, समहाउ वो क्या है, आपकी लिमिटेशंस को कंपनसेट करने का एक तरीका होता है। सारे काम आप खुद नहीं कर पाते तो आपको रिश्तेदार चाहिए, दोस्त चाहिए। कई सारे दोस्त आपको पसंद हैं, कई सारे दोस्त नापसंद है, फिर भी दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी वो कैपेसिटी है जो आपकी लिमिटेशंस को कंपनसेट करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस लगभग ऐसी ही चीजें। तो एक देश जिसकी अपनी कुछ कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज हैं, इसकी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, अपना स्टेटस है, और ये फ्री है, सॉवरेन है, अपने डिसीजंस खुद लेता है, इन सब के बावजूद दिस कंट्री हैज सम लिमिटेशंस। तो अब ये तलाश करेगा कि दुनिया के जो बाकी देश हैं, इन देशों की अपनी इसकी लिमिटेशंस को कौन कंपनसेट कर सकता है। तो इन्हीं सारी चीजों की जो अपनी लिमिटेशंस को कंपनसेट करने का जो सारा एस्पेक्ट है, वही इंटरनेशनल रिलेशन। अभी आसान भाषा में ऐसे ही समझते हैं, और ये स्टोरी इन सभी देशों पर लागू होती है। इन सब की अपनी कुछ कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, एज वेल एज लिमिटेशन इज देयर। तो लिमिटेशंस भी हैं। तो एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है पूरे देश में, दुनिया में। तो इसी वजह से हर देश, चाहे वो किसी पे वॉर हो, वॉर का भी पर्पस यही है कि अल्टीमेटली स्टेट कंट्री वांट्स पीस। ये बड़ा एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी है कि लड़ाई भी क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि शांति चाहिए। ठीक है, शांति इसलिए इनको लगता है कि शायद इनका होने की वजह से इनको दिक्कत हो रही है तो लड़ाई कर लो, या लगता है कि कई सारे जो इनके पास रिसोर्सेज हैं वो बिना इनके पास आए हुए चीजें बन नहीं सकती, तमाम सारे एस्पेक्ट। अल्टीमेट पर्पस ये है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे हो, या फिर कि इनके ऊपर खतरा हो। जैसे अभी इजराइल ने ईरान पे सबसे पहले हमला कर दिया, तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, क्यों कर दिया भाई? आराम से आप साइंटिस्ट को मार दिया आपने, उनके जो जनरल्स थे उनको मार दिया। तो इनका कहना है कि साहब वो एटम बम बना रहे थे, उनके जो एटॉमिक नेशन होने के एम्बिशन है, दिस इज नॉट गुड फॉर अस, इस पूरे रीजन के लिए ठीक नहीं है। जैसे उनके पास एटॉमिक वेपन्स हो जाएंगे तो वो फिर हमारे लिए खतरा हो जाएंगे। तो वो उनके पास एटम बम आए, वो मास डिस्ट्रक्शन कर पाने की पोजीशन में है, उसके पहले ही हम उनको अटैक करके कंट्रोल कर लें। तो अल्टीमेटली जो अटैक किया उसका पर्पस वो क्या बता रहे कि वी वांट पीस, हम चाहते हैं कि सब लोग ये पूरा रीजन पीसफुली ग्रो करे। इनका ईरान का क्या जवाब है कि भाई वी आर सोवरेन कंट्री, हमारा अपना चीजें हमको भी ग्रो करना है और हमको भी मिलिट्री डिटरेंस चाहिए। आज हमारे पास एटॉमिक वेपन होता तो आपकी हिम्मत नहीं होती हमारे ऊपर अटैक करने की। उनके अपने लॉजिक हैं, कौन सही कौन गलत ये भी बात के डिस्कशन का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि सबके अपने अपने एस्पेक्ट हैं, अपने अपने पक्ष हैं।
ऐसे में सही गलत के अपने अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप बहुत सारी चीजें समझेंगे तो समझ में आएगा इसके पीछे इनका इतिहास क्या रहा है, क्यों अचानक से कभी एक समय में बड़ी अच्छी दोस्ती थी इसराइल और ईरान के बीच में, फिर क्या हो गया, क्यों बिगड़ गई बात, अभी क्यों दुनिया वेस्ट जो है इनके सपोर्ट में है, लेकिन सपोर्ट में हो, इसराइल के सपोर्ट में होने के बावजूद खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तमाम सारी पॉलिटिक्स आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री कुछ समझनी पड़ेगी, एक एस्पेक्ट पीछे समझना पड़ेगा, और फिर आप ये सारी चीजें आप तब सही डिसीजन ले पाएंगे। और फिर आपकी बात ये भीड़ में बात करने वाले लोगों से अलग हो जाती है। यूपीएससी ढूंढ ही रहा है भीड़ से अलग लोगों को, इसीलिए वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछेगा। तो यूपीएससी के क्वेश्चन इस बात में नहीं आएंगे कि इजराइल ने क्यों हमला कर दिया, वो पूछ देगा कि ये एटॉमिक एम्बिशंस क्या होता है, किन किन देशों के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, ये क्यों, इसको क्या लड़ाई ही तरीका है रोकने का या और कोई तरीका हो सकता है। तो भाई उसमें सीटीबीटी एक आध चीज आ गई, वो क्या चीज होती है, ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये सीटीबीटी क्वेश्चन क्या, सीटीबीटी क्या होता है, कि ये क्या बना था, कब बना था, किन लोगों ने साइन किया, किन लोगों ने साइन नहीं किया। फिर हर चीज में आपको इंडिया को जोड़ना है, क्या इंडिया ने किया नहीं किया, तो उसके क्या एस्पेक्ट हैं। तो इंडिया के अपने एक एस्पेक्ट्स होंगे, इसके अपने कुछ लॉजिक होंगे। तो इसी लॉजिक को देखते हुए देखेगा कि ये इसकी बात सुनेगा, इसराइल की बात सुनेगा कि ईरान की बात सुनेगा। तो आप अपने आप सारी चीजें टोटलिटी में समझना शुरू कर देते हैं। आप फिर सीधे सीधे आप समझेंगे कि भाई आपसे यहां सवाल पूछा जाएगा कि इंडिया का क्या एस्पेक्ट है। तो इंडिया का एस्पेक्ट क्या है, तो इंडिया का एस्पेक्ट बहुत सीधी सीधी सी बात है कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ख्याल रखने वाला आदमी है, वो गुटनिरपेक्षता की बात करता है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है, वो कब से शुरू हुआ, क्या हुआ उसमें, अभी क्या पोजीशन है, क्या लोग, दुनिया के लोग उसके बारे में कहते हैं, हमारा स्टैंड क्या है। हम टू नेशंस थियरी की बात करते हैं। टू नेशंस थियरी क्या होती है, ये कब से शुरू हुआ, नेहरू जी के समय शुरू हुआ, आज तक वो चलता चला आ रहा है। ठीक है कि तुम भी रहो, तुम भी रहो, इस तरीके के। तो आपके लिए जब भी एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट बात करता है, सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट, तो उसकी बातों में ये सारी चीजें आती हैं, आनी चाहिए भी। और यूपीएससी के सिलेबस और अपने उनके क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, अभी हम बात भी करेंगे। तो वो सारी चीजें मिलके यही सारी बातें आपके जहन में पैदा करती हैं और वो ढूंढती हैं कि क्या आपके अंदर वो बात है या नहीं है। तो हम अपनी इन क्लासेस के थ्रू सबसे पहले इसी बात पर फोकस कर लेते हैं। तो एक बार पहले हम समझ लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या डिमांड करता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, और फिर हम जीनो आईएएस आपके लिए वो कैसे मदद करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहली चीज जो ये है कि अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझना है, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट एंड थ्योरीज इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। ये जो भी अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ये सब कुछ सर्टेन थियरीज पे चलती हैं, कुछ कंसेप्ट, बेसिक की कंसेप्ट्स होते हैं। एक बार अगर ये आपको क्लियर हो गया तो फिर सारी बातें समझना आसान है, आप समझ पाते हैं कौन क्या कैसे हो पा रहा है। आप इसको देखिए, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं की कंसेप्ट का, कि अभी इसी का एग्जांपल लेते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रही है, और अभी अभी क्या कहते हैं, यहां पर सॉरी, हमारे टेक्सला के मालिक साहब, आप सब उनको जानते हैं, उन्होंने 2 ट्वीट कर दिए। एक ट्वीट तो खैर उन्होंने डिलीट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि 2 बात की, जो डिलीट किया उसमें क्या किया कि ये ईरान है, और उसके आसपास उन्होंने बताया कि ये सारे अमेरिकन फोर्सेस के स्टेशंस हैं, अमेरिकन स्टेशंस हैं। और उसके बाद ये रखा और थोड़ी देर बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया तो उस पर बड़ा हंगामा हो गया कि साहब ये क्या बात हुई, आप क्यों बता रहे हैं ईरान को कि अमेरिकन स्टेशंस कहाँ कहाँ हैं, अभी वॉर चल रही है, आपको मालूम है अमेरिका इसराइल का फेवर लेता है, और आप उसको अमेरिकन स्टेशंस बता रहे, आप ईरान के फेवर में हैं। अच्छा, एक दूसरा ट्वीट उन्होंने किया कि साहब अगर ईरान को
ईरान की लड़ाई में अगर कहीं कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो हम अपना सैटेलाइट इंटरनेशनल इंटरनेट कनेक्शन ईरान को प्रोवाइड करा देंगे। वी आर हियर टू हेल्प ईरान। अचानक से फिर सारे लोग एक काम बात, ये क्या, कैसा आदमी है यार ये, अमेरिका इजराइल और ईरान की लड़ाई में वो ईरान का फेवर ले रहा है। लेकिन जो भी इस जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो समझ जाएंगे कि ये क्या गेम है। सबसे पहली चीज ये कि यहां हमला हो रहा है, इजराइल परेशान है, इजराइल अमेरिका के दम पर बात करता है कि सबसे झगड़ा करता है। अभी अमेरिका बीच में आना नहीं चाहता। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते चल रहे हैं। आप पढ़ेंगे, जब आप चीजें आएंगे तो अपने आप समझना शुरू कर देंगे। वो एटॉमिक एनर्जी को लेके उनसे ट्रीटी करने वाला था। पिछली बार यही ट्रम्प सरकार आई थी तो दिक्कत हो गई थी। दोबारा फिर से वो ट्रीटी करना चाह रहे थे, पास ही एकदम सब फाइनल स्टेज पे था, तब तक ये वॉर आ गया। अब वो ईरान और अमेरिका के बीच की जो ट्रीटी थी वो दिक्कत में आ गई। अब ऐसे में अगर अमेरिका बीच में आता है, तो इस लड़ाई के बीच में आता है, तो फिर वो जो डेमोक्रेसी और जो पीस की बात कर रहा है, ट्रम्प साहब चाहते हैं कि मुझे पीस का नोबेल प्राइज मिले, ठीक है, वो पीस एस्टेब्लिशर के रूप में अपने आप को दिखाना चाहते हैं। इसलिए आपने अभी अभी रिसेंटली देखा कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती है और वो आके कहते हैं साहब मैंने तो वहां क्या कहते हैं सीज फायर करा दिया। तो यहाँ ये सारी चीजें हैं उनके अंदर। वो खुलकर ईरान का सपोर्ट नहीं कर, इजराइल का सपोर्ट नहीं कर पा रहे। क्या हो जाए कि वो इजराइल का खुल के सपोर्ट करे? अगर इजराइल एक बार किसी अमेरिकी स्टेशन पे हमला कर दे, अमेरिकी स्टेशन पे हमला कर दे, दिस विल बी द सफिशिएंट रीजन फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अमेरिका इन द वॉर बिटवीन द इजराइल एंड द ईरान। तो एक बार इन्होंने जो ट्वीट किया कि भाई दीज आर द स्टेशन, हमला एक बार करो तो सही, हमको कोई बहाना तो मिले कि हम इस वॉर के अंदर इंटर करें। तो ये सारी चीजें वो समझते हैं कि एक प्रोवोकिंग ये स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से ये एलन मस्क का जो ये क्या कहते हैं ट्वीट था, तो ये प्रोवोक करना था कि दीज आर द स्टेशंस। तो ये ऐसा नहीं वो बता रहे, एक बार हमला तो करो किसी पे, दीज विल बी द सफिशिएंट रीजन फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अमेरिका इन द वॉर। सिमिलरली यहां पे चीजें क्या है कि एक बार वो इंटरनेट कनेक्शन देंगे। इंटरनेट कनेक्शन मतलब एक तरीके का ये हाँ यस तो करे एक बार कि वी आर देयर, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। जैसे इंटरनेट कनेक्शन लेंगे, सारी एक तरीके से जासूसी उनके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये बातें कैसे कोई समझ लेता है, ये बातें मैं आपको कैसे बता पा रहा हूं, ठीक है, इस तरीके की चीजें कैसे सामने आ जाती हैं जब आप उसकी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम ऊपर ऊपर चीजें या तो फेवर में, इसके फेवर में नारा लगाएंगे, हम कह देंगे एलन मस्क गद्दार है, ये है वो है, दुनिया भर की बात, कोई तारीफ करेगा कोई गाली देगा। लेकिन आप समझेंगे कि इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, वो कैसे, उनकी सरकार ऐसा करने पे क्यों नहीं रोक रही, उनको कुछ कह क्यों नहीं रही, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। तो की कॉन्सेप्ट्स क्या है? सबसे पहला की कॉन्सेप्ट जो होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई पहला तो हमारा फायदा, एक देश के रूप में हमको ग्रो करना है। आप पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में आपने प्रेम्बल पढ़ा है, प्रेम्बल में आप ये प्रोमिसेस करते हैं कि हम सबको इकोनॉमिकल जस्टिस देंगे, उसमें है ना वी विल प्रोवाइड जस्टिस। तो हम जस्टिस देंगे, इकोनॉमिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, देखिए हम फ्रेटर्निटी लेकर आएंगे, हम एक तरीके से सबको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की हम बातें करते हैं, हम वी द नेशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो हम एक टोटलिटी में अपने आप को एडवांसमेंट, उनके एडवांसमेंट की बात करते हैं। कैसे पॉसिबल है ये? तो ये सारी चीजें, ये कि ये नेशनल इंटरेस्ट, इससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, ठीक है। ये हमेशा, ये आप देखिए यूरोप दो वर्ल्ड वॉर लड़के, वर्ल्ड वॉर हो गया इसी यूरोप की वजह से, लेकिन आज वो यूरोपियन यूनियन बना है, बाउंड्रीज को वो डाइल्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें भी आती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन अलग अलग करवटें बदलता है। तो यहाँ जो नेशनल इंटरेस्ट है, दैट विल बी द की कॉन्सेप्ट कि भाई हमने ये जो डिसीजन लिया उसमें हमारा हित क्या है। तो यही वजह है कि कई बार कहते हैं पाकिस्तान में हमला कर देना चाहिए, कई बार कहते हैं नहीं करना चाहिए।
इन दोनों चीजों में जो समझदार आदमी होगा, जो एक समझदार पॉलिसी मेकर होगा, आप भी इस सिस्टम के पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आपसे क्या आस्पेक्ट किया जाएगा कि आप क्या ये बात इवेलुएट कर पा रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट किस बात में है। और आप देखेंगे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशंस, जो इस बात को ही चेक करने के लिए कि आप नेशनल इंटरेस्ट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीजें, तो नेशनल इंटरेस्ट में आपकी अपनी जो इंटरनल पोजीशन है, आपकी अपनी ज्योग्राफी, आपका अपना कल्चर, अपनी सोसाइटी, अपनी पॉलिटिक्स, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना ये सारा कुछ, उन चीजों को देखते हुए, अपनी इकोनॉमी, इन सारी चीजों को देखते हुए फिर आप दूसरे देश के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं ये डिसाइड होगा। फिर दूसरी चीज सिक्योरिटी, जैसा मैंने अभी क्या बताया कि इजराइल ने जो हमला किया उसके पीछे वो क्या लॉजिक देता है कि साहब वो एटॉमिक वेपन को बना रहा है, एटॉमिक वेपन उसके पास आ जाएगा तो सबसे ज्यादा खतरा वो हमारे लिए ही है, फिर तो वो बनाए उसके पहले ही हम हमला कर दें। तो ये सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसी बात के लिए देखिए अभी वर्तमान सरकार है, अभी पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ, इसी एक बात को लेकर तमाम सारी आलोचनाओं को झेलना पड़ रहा है हमारी जो करंट गवर्नमेंट है। तो सिक्योरिटी कंसर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि हमारा जो भी पॉलिसी है, जो भी फॉरेन पॉलिसी है या जो भी इंटरनल पॉलिसीज हैं, क्या सिक्योरिटी को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। तो इसके आप तमाम सारी चीजें इसी से जुड़ती, इसी से इकोनॉमी जुड़ती है, इसी से ज्योग्राफी जुड़ती है, इसी से सारी चीजें जुड़ती हैं। आप देखेंगे अगर इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी तो ये सारा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हमारे बढ़ेंगे। जब पैसों की दिक्कत आ जाएगी, चीजें, अर्थव्यवस्था खराब रहेगी तो सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ जाएंगे, वो डाइल्यूट हो जाएंगे, अंदर ही दिक्कत पैदा हो जाएगी, तमाम सारे लूप होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इकोनॉमी को मजबूत करने की जरूरत है, दूसरे देशों को कंट्रोल करने की जरूरत है जो हमारे लिए थ्रेट हो सकता है, तमाम सारे। अभी हम इसको बहुत डिटेल में क्लासेस में, तो एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है पावर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अभी क्या बताया कि जब ईरान से पूछा गया कि भाई आपका क्या एस्पेक्ट है, तो कह रहा है ये क्या बात हुई, कहता है कि एटॉमिक वेपन बना देंगे, इवन वी नीड द डिटरेंस। ठीक है, डिटरेंस चाहिए, मतलब ये डिटरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे दो आदमी ए और बी लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई कर लेना बड़ी बात नहीं है, या कौन ताकतवर है कौन कमजोर है ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि अगर भले ही ए बहुत ताकतवर है और बी कमजोर है, लेकिन जो बी इसका नुकसान करेगा, क्या उस नुकसान को बेयर कर पाने की पोजीशन में है ये देखना बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम टीचर्स हैं, हमारी क्लासेस में कई बार ऐसे एक्सपीरियंस हुए, इतने सालों की क्लासेस में कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं, अभी बच्चे होते हैं, समझ नहीं होती, वो हमसे बहुत बहस करते हैं, तो हम उसको शांति से, ठीक है आप बाहर बात कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास जवाब नहीं होता, ठीक है, या आप अपना ही एग्जाम्पल लीजिए, एज ए स्टूडेंट कई सारी जगहों पे आप कई सारे झगड़ों को अवॉइड करके निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लड़ नहीं सकते, आप अपनी पोजीशन को जानते हैं, और फिर इस बात का हमेशा ख्याल रहता है यार कि मेरी पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, एक तो इस बात का ख्याल रखता है कि अभी करंट स्टेटस क्या है वो डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज ये कि हमारी एक पोजीशन हो, आपको बत्ती वाली गाड़ी और ये पावर, ये पोस्ट, इसका बड़ा ही मजा है कि वो सायरन बजाते हुए आप निकल जाते हैं, बत्ती आपके लिए ग्रीन हो जाती है, बहुत क्यूज में नहीं लेना पड़ता, आप अफसर होने के अलग ही मजे हैं। वो जो सेंस ऑफ पावर है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। ये पावर अपने आप तमाम सारे फेवर आपके लिए क्रिएट कर देता है। कई बार बहुत लड़ाई करने की जरूरत है। आप देखिए कोई ताकतवर आदमी रहता है, लोग उसको घेर के, एक मोहल्ले का सभासद भी आ जाता है, चार लोग उसके भी पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके कंपैरिजन में वो पावरफुल दिखता है, उसको लगता है उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा, और इसके इंटरेस्ट को वो फुलफिल करने में लगे रहते हैं, नारे लगाते हैं भैया जी की जय, भैया जी की जय। तो ये पावर अपने रीजन में, जैसे ही आप पावरफुल पोजीशन में आते हैं, आपके ये दोनों कंसर्न और भी बहुत सारे कंसर्न वो अपने आप फुलफिल होने शुरू हो जाते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से एक रीजन में अभी आप देखिए, जैसे भारत है, बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश, उधर श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, चाइना, ठीक है, ये सारे लोग, इन सब में अब क्या है कि हम भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, चाइना तो खैर है ही अच्छी पोजीशन में। अब अगर भारत पावरफुल होता है तो इस रीजन में उसकी पकड़ बढ़ेगी, चाइना कभी नहीं चाहेगा।
चाइना चाहेगा डोमिनेंस क्रिएट करे, हम ये नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमको अमेरिका की दोस्ती चाहिए। ठीक है, वो बहुत साथ न दे, हमको रशिया की भी दोस्ती चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस रीजन में हमको अपने आप को पावरफुल बना के रखना है। चाइना हमको चारों तरफ से घेरा है इसलिए कि वो अपना डोमिनेंस क्रिएट कर पाए। ठीक है, अमेरिका हर जगह उसको बॉस बने रहना है। ये पावर की ही बात है कि अपने इंटरेस्ट फुलफिल कैसे हो जाएंगे। तो पावर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। दूसरी चीज क्या है? बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर बहुत जरूरी है। आप जब पढ़ेंगे, हम क्लासेस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब हम आजाद हुए तो उस वक्त दुनिया दो पावर्स में बट गई थी। पहले, उसके पहले तो ब्रिटेन एक पूरा यूनिपोलर वर्ल्ड था। यूनिपोलर वर्ल्ड था, ब्रिटेन की ताकत थी। फिर आजादी जब हमको मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो बाइपोलर हो गई, एक अमेरिका एक यूएसएसआर। लेकिन हमने क्या किया? हमारी जो इंडियन पॉलिसीज क्या थी, वो नॉन अलाइनमेंट की थी। ना हम इनकी तरफ जाएंगे ना हम उनकी तरफ जाएंगे। ठीक है, जब इनसे अमेरिका हमको थोड़ा सा, वो अमेरिका बैलेंस करने के लिए क्या करता था, वो पाकिस्तान की मदद करता था ताकि हम डर के उसका साथ दे दें। हम रशिया की तरफ चले जाते थे, अपना झुकाव रशिया की तरफ दिखाते थे कि भाई तुम उसका साथ दोगे, हम रशिया से दोस्ती बढ़ा लेंगे। ये सब बैलेंस ऑफ पावर है। ठीक है, इन सारी चीजों को आप कई सारे इंसिडेंट्स को देखेंगे और आप समझ जाएंगे। ये जैसे ये की कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहते हैं, आपको बिल्कुल ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि क्या जरूरी है, ये क्यों हो रहा है। आप समझ जाएंगे कि ये लड़ाई नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो रही है, कि सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हो रही है, कि पावर के लिए हो रही है, कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए हो रही है, या डिटरेंस जो मैंने आपको बताया वो है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है। जैसे हम अपना नॉन वो हमने क्या कहते हैं, सार्क बना दिया, कोई और एसोसिएशंस बना दिए। तो ये जो सारे की पॉइंट्स हम एक एक डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में। और ये सब भी आप अब जिनो आईएएस के ऐप पे जाइएगा, ये सब कुछ आपको वहां पीडीएफ में मिल जाएगा। आप इसको डिटेल में इसको पढ़िएगा, आपको ये बहुत मदद करेगा चीजों को फ्रेम करने में। अब सवाल ये है कि इन सारी चीजों को समझने के लिए कुछ पॉलिटिकल थियरीज भी हैं, तो उसकी डिटेल में तो अभी हम नहीं जाएंगे। एक एक लाइन में समझना इसको बहुत मुश्किल है। ठीक है, समझा जा सकता है, उसमें समझ आएगा। हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है। ये सारी थियरीज हैं जिसके आधार पर कि हम क्या केवल आइडियलिज्म की बात करेंगे कि एक आदर्श दुनिया कैसी हो, यूटोपियन स्टेट की बात, राम राज्य कैसे जैसा बन जाए कुछ, या जो रियलिज्म वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो हम अपनी फिर वही सारी चीजें की कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, और इन थियरीज को आप फिर अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक थियरी को पकड़ के बैठ जाते हैं। आप देखिए, मार्क्सिज्म की बात करता था रशिया, लेकिन वो भी कैपिटलिज्म की बात कर रहा है। चाइना मार्क्सिज्म की बात करता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो की कॉन्सेप्ट हैं, ये बताते हैं कि हम कौन सी थियरी इस्तेमाल करेंगे। तो कौन कौन सी थियरी अभी अवेलेबल है, एक बार आप इस सिलेबस में ये आप पढ़ लेते हैं। हम इसको क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए एक हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन, हर चीज जो आज जैसी है वो वन नाइट चेंज नहीं। ऐसा नहीं है कि आ, ये जो इजराइल और ईरान के बीच का झगड़ा है, बहुत अच्छी दोस्ती भी थी मैंने बताया, तो क्या हुआ फिर, क्या चीजें, वो घटनाएं जानने से क्या होता है कि आपको पॉसिबिलिटी, एक तो ये पता चलता है कि लूप होल्स कहाँ गलती हुई, उसको उस पर बात की जा सकती है। और वहीं से पता चलता है कि अगर ऐसा हुआ था तो पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो भले ही आज कोल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन कोल्ड वॉर के बारे में जानना बहुत जरूरी। इंडिया का अपना स्टेटस जानना जरूरी है। दुनिया में अलग अलग कंट्रीज, उनका स्टेटस क्या है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट। हम क्लासेस में एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, इंडिया, इंडियन कंसर्न, बाकी देशेस को भी, बाकी जो कंट्रीज हैं उनको भी। आगे क्या होगा, सिलेबस पे हम सीधे सीधे अब वो सारी चीज सिलेबस ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडियन कंसर्न है वो सबसे ज्यादा हमारा फोकस एरिया रहता है। इंडियन कंसर्न जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं
जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, सीधा सीधा चीज की हम किन चीजों को ध्यान में रखकर अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स व्हिच इज गाइडेड अस टू मेक आवर फॉरेन पॉलिसीज। कौन सी चीजें हैं जो हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं उसको गाइड करती हैं, कैसे वो चीजें। सबसे बड़ी चीज तो हमारा अपना स्टेटस, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। तो जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो अपने आप उन चीजों को ही प्रमोट करेंगी कि क्या हम जिन परेशानियों से गुजरे हैं वो दोबारा ना आ जाएं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसीज के जो की एस्पेक्ट्स हैं वो उन्हीं सारी चीजों पर होंगी। ठीक है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने बहुत लंबी समय तक आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, अब हमको दोबारा, हमने सॉवरेनिटी हासिल की एक लंबे स्ट्रगल के बाद, एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम संप्रभु देश हुए, अपनी मर्जी से काम कर पाए। तो क्या हम फिर किसी बॉस को चाहेंगे अपने ऊपर? नहीं, हमको कोई बॉस नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एनी बॉसेस। ठीक है, हमको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए। वी विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू, वी आर सॉवरेन कंट्री। तो फिर हमारी जो पॉलिसीज होंगी, जो फॉरेन पॉलिसीज होंगी, उनका जो की एस्पेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? वो सीधा सीधा होगा, भाई हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है, कब से शुरू होता है, अभी क्या स्टेटस है? हमने कोल्ड वॉर के समय उसको शुरू किया था, अब तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया, तो क्या हमारी पॉलिसी का पार्ट वो है, नहीं है? वेस्टर्न कंट्रीज क्या कहते हैं? ये सारे एस्पेक्ट हम क्लासेस में आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कुछ भी ऐसा एरिया बचेगा ही नहीं जहां से क्वेश्चन पूछा जाए और आपके पास आंसर्स ना हो। ठीक है, इसी तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, आप देखेंगे कि फिर हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है कि भाई केवल वेस्टर्न कंट्रीज को क्यों देखने की जरूरत है, हम अगर ईस्ट में भी देखें उधर भी तमाम सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ गुजराल डॉक्ट्रिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। नेबरहुड फर्स्ट, कि हमको कोई रिलेशनशिप बनानी है तो अगर हमको लगता है, इसीलिए आप देखिए हमने पाकिस्तान को भी फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था कि भाई व्यापार करना है, अब यहाँ से कोई चीज खरीदनी है पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान सीधा भेज सकते हैं, कॉस्ट में कमी आएगी, सस्ता मिलेगा, सामान बिकेगा, वहां से खरीदना हम सीधा खरीद लें। अब पता चले कि हम और पाकिस्तान दोनों अपना सामान सऊदी अरेबिया ले जा रहे हैं, फिर वहां से खरीद रहे हैं, तो हमारी भी कॉस्ट बढ़ रही है, उनकी भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से चीजें हम नेबरहुड फर्स्ट, मतलब उससे दुश्मनी होने के बावजूद भी हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि नेबरहुड जो पड़ोस में है उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हो। इसीलिए हमारा जो फॉरेन पॉलिसी इसीलिए बनी गई है, और आप देखेंगे आपके सिलेबस में भी है कि इंडिया और उसके नेबर्स के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। तो इन सारी चीज, न्यूक्लियर पॉलिसी की हम पहले अटैक नहीं करेंगे, वो हमारा है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे। टू स्टेट नेशन थियरी है कि भाई दो लड़ाइयां, और जैसे इसराइल और ईरान में लड़ाई हो रही है तो हम टू स्टेट, हम दोनों का समर्थन करते हैं, हम एक के पक्ष में नहीं जाएंगे। तो ऐसे तमाम सारी चीजें एस्पेक्ट हैं कि एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करती हैं। बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए, these are the institutions which is responsible to make the foreign policies. Yes, सिंपल जो सिलेबस का पार्ट है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, कि हमारे जो रिश्ते हैं हमारे पड़ोसियों के साथ, उसमें क्या क्या की कंसर्न्स हैं। ठीक है, चाहे वो टेररिज्म का हो, चाहे वो वाटर डिस्प्यूट्स हो, ऐसे नंबर्स ऑफ डिस्प्यूट, नंबर ऑफ इश्यूज वी हैव बिटवीन आवर नेबर्स। तो उसको रिजॉल्व करेंगे, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या उसमें की स्टक्स हैं, क्या हर्डल्स हैं। ठीक है, कहाँ दिक्कत हो रही, क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम, क्या किया जाना चाहिए, क्या कोई और देश कितनी मदद कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या कह रहे हैं दुनिया के लोग इस बारे में। तो इन सारी बातों को आप समझेंगे, कोई कुछ भी बचता नहीं है इसके बाद कि आप इसको यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा और आपके पास आंसर्स ना हो। सिमिलरली जो रीजनल ग्रुपिंग इन्वॉल्विंग इन इंडिया, आप एक ग्रुप बनाते ही हैं अपने आप को, पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, सिंपल कि एक तो नेबरहुड के साथ हमारे रिलेशंस क्या है, फिर आपके सिलेबस का अगला हिस्सा ये कहता है कि भाई एक तो नेबरहुड हो गया, दुनिया के बाकी लोगों के साथ हमारा क्या इश्यूज हैं, क्या हमारे रिलेशंस हैं।
तो बहुत सीधी सी बात है कि भाई जो पावरफुल हैं लोग, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। तो पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि हम पहले क्लियर है कि वी डोंट लाइक बॉसेस, लेकिन उनकी दोस्ती चाहिए। तो उनकी लिमिटेशंस क्या है, हमसे उनको क्या फायदा हो सकता है, इस बात को इंश्योर करें, उनसे हमसे क्या मदद हो सकती है। तो इन सारी चीजों पे ही कैसे हम काउंटर बैक कर सकते हैं, कैसे हम पावर बैलेंस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे अमेरिका के साथ अलग तरीके के अलग तरीके के रिलेशन है, रशिया के साथ अलग तरीके के रिलेशन है, जापान, चाइना, इन सारी चीजों को अलग अलग एक एक देश के साथ भारत के क्या रिलेशन है, क्या हमारे बीच में इश्यूज हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कौन से एस्पेक्ट हैं जो हमको एक साथ रखे हुए हैं, कौन कौन इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम काउंटर कैसे कर रहे हैं, कैसे हम वो डिसाइड करते हैं, कोई इशू आएगा तो हम उसको कैसे देखेंगे। इन सारी चीजों को हम इन एस्पेक्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिमिलरली ये एक पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में एक चीज आती है कि आप जैसे अभी आप देखिए, यहीं पे लड़ाई हो रही है इजराइल और ईरान में। अब इजराइल कह रहा है कि वेयर इज यूएन, कहाँ है यूनाइटेड नेशंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस बात को बहुत तेजी से समझा जाना शुरू कर दिया गया कि साहब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो देशों के बीच में मध्यस्थता कर सके, एक तरीके का मीडिएटर का काम कर सके, उसकी बात सबके लिए बाध्यकारी हो, वो लोग माने उसको, ले कंट्री विल बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे तमाम सारी उनकी अपने उनके ह्यूमन राइट्स के इश्यूज, उनके फाइनेंशियल इश्यूज, उनके डेवलपमेंट इश्यूज, उनकी डेमोक्रेटिक सेटअप्स को इंश्योर करने की बात। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को इंश्योर करने के लिए अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं, किन सिनेरियो में वो बने, क्या ये वाकई अब काम कर रहे हैं, क्या वो कमजोर हो गए, नहीं हो गए, क्या इनको हटा देना चाहिए, इसको फिर से बनाने की जरूरत है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, आखिर क्यों लोग कह रहे हैं कि अब ये सब बेकार है। यही इजराइल जब वो गाजा पे हमला करता है तो कहता है यूएन की बात नहीं सुननी, आज वो यूएन को बुला रहा है। तो ये एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इन सारी चीजों को, एक तो उनकी कंडीशन और फिर इनकी जो जरूरत है नहीं है क्या है, इन सारे एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से ये सारे एस्पेक्ट्स सिमिलरली ग्लोबल ग्लोबल इश्यूज क्या हैं, इन सबको आपके सिलेबस का हिस्सा है कि ग्लोबल गवर्नेंस एक मेंटेन होनी चाहिए ताकि सब लोग कलेक्टिवली इन्हांस करें। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, सभी लोग इससे परेशान हैं। टेररिज्म सबकी डेवलपमेंट को के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। ठीक है, न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशंस हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल गवर्नेंस है, हेल्थ डिप्लोमेसी है, ये सारी चीजें मिलके देशों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश भी करते हैं और ग्लोबल इश्यूज को भी उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। हम बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से ये सारे एस्पेक्ट, मैं नहीं जा रहा इन सब की चीजों में डिटेल में, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी। ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे ये सारा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आपकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, जरूर इसका फायदा उठाइएगा आप। ये बहुत कैटेगराइज करके आपके लिए रखा गया, आपको एक गाइड की तरह ये काम आएगा, बहुत जरूरत है इसकी आपको। अब बात आती है व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर द इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। देखिए, स्ट्रैटेजी पूरी यूपीएससी में बहुत ऐसा नहीं है कि अलग सब्जेक्ट के लिए बहुत अलग है, इसके लिए बहुत अलग है। चीजें बहुत बेसिक ही हैं, आप सब उसको समझते हैं। यहां हर सब्जेक्ट की एक बड़ी कॉमन सी डिमांड है कि हर सब्जेक्ट में एक पार्ट होता है जो इसका स्टैटिक पार्ट होता है, वो नहीं बदलता। जैसे मैंने कहा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंसिडेंट, कोई घटना हो रही है उसके पीछे के कारण क्या है। तो इन सारी चीजों को जानना वो स्टैटिक एस्पेक्ट है। फिर उसकी जो डायनामिक्स हैं, क्या तेजी से बदलाव हो रही है, क्या चीजें, जैसे इजराइल अभी तक गाजा पे, फिलिस्तीन पे हमला करता था, इस तरीके का काउंटर नहीं मिलता था। ठीक है, ईरान ने काउंटर बैक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसे तमाम सारे उसकी अपनी चीजें टूटी, भ्रम टूटा दुनिया भर में, अलग तरीके से अब देखा जा रहा है। तो इस तरीके से जो स्टैटिक पार्ट है एक सब्जेक्ट का, उसकी जो डायनामिक इंटरप्लेज है, वो उन सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी।
आईआर तैयार करने के लिए मैं तो सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग मैं आपको कोई बुक रेकमेंड नहीं करूंगा। सबसे अच्छा है मतलब न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर उसके टच में हैं तो आप इंसिडेंट से हम स्टैटिक पार्ट, और हालांकि हम क्लासेस में भी न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, उन सारे इंसिडेंट्स को बहुत डिटेल में, वो सारी चीज़ें जो छूट जाती हैं आप तक पहुंचने में, आप नहीं समझ पाते, वो सब हम बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपके लिए है कि आप अगर खुद करना चाहें तो न्यूज़पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस को तैयार करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर मैगजीन जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, जो भी कोई भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, एक रेगुलर एक मैगजीन ले लीजिए जो सारे इंसिडेंट्स को कवर करती हो, ठीक है। जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जैसे अपनी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट है, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है, और बहुत डिटेल में जो इंडियन कंसर्न है, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज के एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ बहुत डिटेल में मेंशन है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत मदद मिलती है। एटलस बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं वहाँ तो ज़रूरी है, यहाँ भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वर्ड सिनेरियो को समझ पाएं कि क्या है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो दीज आर दी एस्पेक्ट्स, नोट मेकिंग, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, ये जो सारी चीजें ही आप अगर नोट्स बनाएंगे, नोट्स टॉपिक वाइज, मैं क्लास में भी आपको बताऊंगा ये कि किन किन वो टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं, ताकि आपकी तैयारी इनरिच होती जाए, लगातार रहे, कुछ छूट नहीं रहा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत ही जरूरी चीज है, प्रीवियस सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए, आइदर इन प्रीलिम्स और इन द मेंस। प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए गीता कुरान है, गले में लटका के घूमे, मैं हर बैच में ये बात कहता हूँ। वो आपको हमेशा डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि आपको पता होगा कि अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर ना केवल आपको एरियाज से अवेयर कराते हैं कि व्हाट आर द एरियाज जहां से क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, दूसरा चीज व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्या भाषा होगी क्वेश्चन पेपर की, क्या हमको किन बहुत सारी बातें, किन बातों को नहीं समझना है, जैसे व्हाट्सएप पे तमाम सारे इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस हो रहा है, वो आपको आपके काम का है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ये आपको हमेशा अवेयर करता रहेगा, और ये बात सभी पेपर पर लागू होते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को हमने यहाँ अरेंज किया है, ठीक है, इन सारी चीजों को डिटेल में। फिर यहाँ पे हमने इसके क्वेश्चन पेपर भी, ये सारी चीजों को बहुत डिटेल में हमने, या आप इसकी जरूर इसको हमारे ऐप से ले लीजिएगा, आपको बहुत मदद होगी। हमने इसको डिजाइन किया है कि किस देश के साथ हमारे क्या रिलेशंस हैं, कैसे रहें, क्या की एस्पेक्ट हैं, इन सब चीजों को देखने की जरूरत है आपको। जैसे जैसे आप ये सारी चीजें समझेंगे, फिर आप देखेंगे हर एरिया से क्वेश्चन पेपर क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, ठीक है, आप खुद ही पढ़ेंगे, कई सारे लोग नए हैं इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल में। तो क्वेश्चंस हर एरिया से आप देखेंगे कि अगर आपने ये समझ लिया इससे, तो क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। ये सारी चीजें बहुत इजीली आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। और आप देखिएगा जो इन सब चीजों को डिसाइड करने के लिए यहाँ जो एक पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम है, जिनो आईएएस का, वाव नाम दिया गया है इसको, ठीक है, कि भाई आप यहाँ से व्हाट्सएप, ऑडियो, वीडियो, तीनों एस्पेक्ट है जिससे आप, हम टीचर्स से, जो भी मेंटर्स हैं, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत पर्सनल गाइडेंस, हमने ये महसूस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस में, जनरली जब आप हमारी क्लासेस में होते हैं तो सारी बातें समझ में आती, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, टीचर इतना डिटेल में बताता है कि कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब आप क्वेश्चन से गो थ्रू होते हैं, टीचर आपको असल में वहां चाहिए होता है। तो उन सारी चीजों को दूर करने के लिए आपको एक टीचर चाहिए, वहां आपको टीचर मिलता नहीं। तो इस चीज को दूर किया जा सके, इसीलिए हमारा ये जो वाव अप्रोच है, WAV का अप्रोच, की व्हाट्सएप आप कर लीजिए, उस वहां से आपको रिस्पांस मिलेगा, ऑडियो, वीडियो, कुछ ऑडियो आपने कुछ दे दिया, हमने उसको ऑडियो में डिटेल में दे दिया, कुछ वीडियो आप हमसे जूम पे, तमाम सारे वीडियो कॉल पे इंटरेक्ट हम आपसे कर लेंगे। कुल मिला के ये आपको अवेलेबल होगा 24/7, ताकि आप जब भी पढ़ रहे हों और जब भी आपको एक मेंटर की जरूरत हो तो आपके पास वो अवेलेबल रहे। जिनो आईएएस की ये एक बड़े अच्छा इनिशिएटिव है, जरूर आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। सिमिलरली
इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जो टीम है हमारी जीनो आईएएस की, मतलब जीनो आईएएस नाम आपने हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन जो टीम है ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है। कोई ऐसा इसमें नहीं है जिसके पास 10 साल से कम का एक्सपीरियंस हो। हम यही काम कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमारा फ़ायदा लिया है। हमें भी बड़ा गर्व होता है उनके, जब हम लिस्ट देखते हैं वो सारी चीज़ें, वो हमारे लिए भी ये मेडल्स हैं, ये सब, ये सारी चीज़ें जब ये फोटो हम आपको दिखाते हैं तो ये बड़ा पर्सनल सा फीलिंग लेकर आता है। ठीक है, ये इनके सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन ये हमारी पर्सनल अचीवमेंट जैसा फील होते हैं। ये बिल्कुल जैसे बच्चे अपनी नई ड्रेस दिखाने में क्यूरियस होते हैं कि ये देखिए मेरी नई शर्ट, नई पैंट, हमको ये फोटोज दिखाने में बहुत वैसा ही फील होता है। और ये हमारी आपसे बड़ी गुजारिश है कि हम चाहेंगे कि हर एग्जाम के बाद आप ये कैलेंडर चेंज करें। ठीक है, हम यही फोटोज ना दिखाएं कि देखिए हमारा ये स्टूडेंट अभी सेलेक्ट हो। हर साल हम दिखाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि हर बार हमको नई तस्वीर दें। हम कोशिश करते हैं कि इसमें नई तस्वीरें शामिल होती भी रहती हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी होगी, हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जो एक नया पूरा फाउंडेशन बैच है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अजीत सर करता धरता है सारा, इनकी गाइडेंस में हम सारे साथी हैं और सब एक साथ इन्होंने इनिशिएटिव लिया है जीनो आईएएस का। तो बहुत एनर्जी के साथ, बहुत क्लियर विजन के साथ ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सारे लोग इनके साथ इसीलिए एसोसिएटेड हुए कि जिस तरीके का इनका विजन है कि अपनी बातों को, जो बच्चों को, वो सीरियस स्टूडेंट को सीरियस टीचर मिले जो केवल चुटकुले ना सुनाते हो। हम भी सुनाएंगे चुटकुले, तो लेकिन केवल चुटकुले बेस्ड ना हो, सीरियस बातें। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। हमारा ये कंसर्न नहीं है कि वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं, वो ज़रूरी है कि नहीं, वो उसके बगैर ऐसा तो नहीं आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो हमारी जो पूरी टीम है वो थोड़ी सी इस तरीके की ही इकट्ठा हुई है। तो थैंक्स टू अजीत सर जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया हम सब के लिए, और हमारे और आपके बीच के इंटरेक्शन को इंश्योर करने में इनकी बड़ी भूमिका है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको लेकर ही ये सारा प्रोस्पेक्ट तैयार किया गया है। अच्छा, जब हम ये सारी बातें यहाँ कर रहे हैं तो यहीं पर चूंकि मुझे आपके साथ क्या कहते हैं, आईआर के साथ साथ जीनो आईएएस में गवर्नेंस भी डिस्कस करना है। थोड़ी सी बात गवर्नेंस की भी समझ लेते हैं। हमने जो स्ट्रैटेजी है कि हम आपकी आंसर राइटिंग पे बहुत जोर देंगे, आपकी क्वेरीज पे बहुत जोर देंगे। कुल मिला के क्वेश्चन, कई बार हमने देखा है कि लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते बच्चे, तो इन सारी चीज़ों पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा कि हम किस तरीके से आपकी लिमिटेशंस को कंपनसेट कर पाएं, उनको, उन हर्डल्स को दूर कर पाएं। ठीक है, कई बारी हम देखते हैं आपकी राइटिंग स्पीड नहीं है, ठीक है, आपके पास वो वर्ड्स, एप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं हैं जो कि एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरी हैं, कई बार आप भटक जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमारा पूरी क्लासेस होगा कि एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको आंसर राइटिंग से और ज़्यादा कंपनसेट करेंगे, ताकि आप उसमें पूरी तरीके से वही यूपीएससी का जो पेपर पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसमें वो आपके अंदर घुल मिल जाए। आप जब रियल एग्जामिनेशन में जाएं तो फिर आपको बहुत कंफर्टेबल फील होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हमारी जो सीरीज ऑफ टेस्ट हैं, जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं, वो आपको कंफर्टेबल करने के लिए ही बनाए गए। इन्हीं सारी चीज़ों हम यही देख रहे हैं पिछले 10-15 सालों से लगातार। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूर आप इसका लाभ उठाइए। तो आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गवर्नेंस की। सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में बातें करेंगे क्लासेस में। आपको क्या जरूरत है, आप देखिए गवर्नेंस को, फिर वही चीज पहले समझ लेते हैं क्या है। जैसे आप समझते हैं कि यार, आप अक्सर बातें सुनते हैं यार मोदी जी बहुत अच्छे हैं प्रधानमंत्री, दूसरा कहता है नहीं मनमोहन सिंह बहुत अच्छे थे, यार अरे इंदिरा गांधी कौन सी खराब थी, ठीक है, नहीं नेहरू जी का जवाब नहीं। फिर ये भी बात कल्पना भी शुरू सरदार पटेल होते तो क्या होता, सुभाष चंद्र बोस होते तो क्या होता। कई लोग यहाँ नहीं रुकते, कई सारे तो चले जाते हैं कि नहीं, जो बात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में थी, ठीक है, जो क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में थी, वो वैसा कोई शासन नहीं है। नहीं, साउथ में शासन बहुत अच्छा रहा। कई तो एकदम और पीछे की नहीं, राम राज्य जैसा होना चाहिए शासन।
तो जब आप ये सारी बातें सुनते हैं कि शासन मतलब ये सरकार बहुत अच्छी है, कई बार हम बात करते हैं नहीं कि अमेरिका में जीवन स्तर बहुत अच्छा है, कनाडा बहुत अच्छा है, न्यूजीलैंड चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, इस तरीके की भी बातें आप सुनते हैं। सवाल ये है कि क्या पैरामीटर, फिर वही चीज कि आम लोगों के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। एक सिविल सर्वेंट के लिए जो कोशिश कर रहा है इस सिस्टम का पार्ट होने का, एक एस्पिरेंट जो अपने आप को तैयार कर रहा है कि उसको एक सिविल सर्वेंट के रूप में चुना जाए, वो कैसे देखेगा? वो जब इन बातों को देखता है तो उसके बारे में उसके पास क्या जवाब होता है कि कौन सी सरकार अच्छी है, मोदी जी अच्छे कि मनमोहन सिंह अच्छे, राहुल गांधी अच्छे कि कोई और अच्छा? इतने सारे ऑप्शंस हैं, किसी की भी बात सुनो लगता है सब ठीक ही कह रहे हैं। तो हम एक बीइंग अ सिटीजन हम कैसे डिसाइड करें कि हु इज करेक्ट हु इज नॉट? तो इस चीजों को समझने के लिए एक एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है उसके पास क्या जवाब है? उसका एक ही जवाब है, वो कहता है फाइंड द गवर्नेंस। कि कोई भी गवर्नमेंट अच्छी है कि नहीं है उसका एक ही पैरामीटर है कि उसका गवर्नेंस कैसा है, उसका शासन कैसा है। गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज गवर्नेंस? हम बहुत डिटेल में क्लास में बात करेंगे, बस आप इतना ही समझिए कि गवर्नेंस इज नथिंग बट व्हाट गवर्नमेंट एग्जैक्टली डज इट गवर्नेंस। जो सरकारें करती हैं वही शासन है ना? जो भी पॉलिसीज बनाए उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनकी सारी चीजें, वही असल में शासन है, इसके अलावा शासन कुछ नहीं। देखिए हम बहुत डिटेल में इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो जब सवाल यह है कि सॉरी, तो शासन व्हाट गवर्नमेंट डज इट गवर्नेंस, जो सरकारें करती हैं वही शासन है। तो अब सरकारें, अब यहां अभी तक शासन, जब हम एक जनरल आदमी जब आप बात करते हैं तो एक जनरल माइंडसेट में आता है सरकार मतलब वो स्टेट ओरिएंटेड कंसर्न है कि एक सरकार है जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो पढ़ते हैं, इसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप ये सारी चीजें देखते हैं कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी जब आप बात करते हैं, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी तब तक मॉडर्न नहीं होगी जब तक पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल नहीं होगा। जनता की सहभागिता के बगैर कोई भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो सकती। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आप डेमोक्रेसी इंश्योर करना चाहते हैं, यू हैव टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब यह है कि व्हाट विल बी द गवर्नेंस, द स्टेट फैक्टर इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल थिंग। ठीक है, only state factor is not responsible to decide what will be the governance, what is the nature of the governance, as well as जो उनकी सिविल सोसाइटी है, उनका जो मार्केट पावर है, ये सारे एस्पेक्ट्स भी डिसाइड करते हैं। यानी स्टेट और नॉन स्टेट दोनों एस्पेक्ट्स मिलकर अब ये डिसाइड करते हैं। तो ऐसे में गवर्नेंस अपने आप जब आप बात करना शुरू करेंगे तो गवर्नेंस के लिए अब एक बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले स्टेट वाले क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहली चीज तो एक एस्पेक्ट है कि कैसा गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि साहब गवर्नेंस तो अच्छा ही होना चाहिए। देयर शुड बी अ गुड गवर्नेंस, जिसको हम जी कहते हैं, गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस, तो what is good governance? What is the key aspects of the good governance? What are the challenges for the good governance? ये सारे एस्पेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट हो जाते हैं। गुड गवर्नेंस सारा कंसर्न इनके लिए, इनके ऊपर आता है, इनकी जिम्मेदारी है। तो गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, तमाम सारे एस्पेक्ट हम बहुत डिटेल में इसको भी डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में आप देखेंगे कि यही सारी चीजें हैं कि क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, मीनिंग क्या है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इस ट्रांसपेरेंसीज और अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर होगी सरकारों की। तो तमाम सारे उसके की फीचर्स हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, सिटीजन चार्टर है, सोशल ऑडिट है, ये सारे एस्पेक्ट, लोकपाल, लोकायुक्त, विसल ब्लोअर, रोल ऑफ मीडिया, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। ई गवर्नेंस हैज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल
ठीक है, सिविल सोसाइटी जो एक हम आप हैं, हमारी क्या रोल है, आप जो व्हाट्सएप और फेसबुक अपने सोशल मीडिया पे तमाम सारी चीजें फॉरवर्ड करते हैं, उससे बड़ा प्रेशर पड़ता है। तमाम सारी हम कितने एक्सप्रेसिव हैं। दूसरी चीज, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम सारी एनजीओज हैं, एसएसजीज हैं, वो क्या क्या रोल प्ले करती है। बहुत पावरफुल एनजीओज हैं, बहुत पावरफुल एसएसजीज, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ना है कि ये क्यों ज़रूरी हैं, नहीं ज़रूरी हैं, क्या होती हैं, क्या करती हैं, कौन कौन सा रोल है, इनको क्या हर्डल्स हैं, मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इन सारी चीज़ों में एथिकल गवर्नेंस क्या होती है। इन्हीं एस्पेक्ट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं आपसे फिर सजेस्ट करूंगा कि ये सारी चीज़ें आप एक बार जो हमारे जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वहां से आप ये सब डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमने आपके लिए बड़ा सजा के रखा है। इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स के बीच में सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस में, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। यू विल फील वेरी कंफर्टेबल इन योर एग्जाम्स। ठीक है, आपको क्लासरूम में ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ना केवल इस सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में मैं अपने जो मेंटर्स हैं उनको जानता हूं, और मैं किसी की तरफ से भी ये प्रॉमिस कर पाने की पोजीशन में हूं कि आप क्लासेस में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। असल में आपको ऐसी ही क्लासेस चाहिए होती हैं इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल। तो आप ये फील करेंगे, ये मैं आपकी तरफ से ये एडवांस में कह रहा हूँ, ये आपको फील होगा क्लासेस में। तो मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, जैसे ही क्लासेस शुरू होती हैं पार्टिसिपेट कीजिए इसमें, और आपकी जो भी ज़रूरत है हमको अवेयर कराइए हमारे वेबसाइट्स पे, हमारे एप्लीकेशंस पे। ठीक है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर हमें बताइए व्हाट यू नीड इन डिटेल। हम उसको लेकर आपके बीच में होंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, और इतनी सारी बातें जो हमने समझी हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस बारे में, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज और रह गई जो आपको डिस्कस करनी चाहिए आपके साथ। सबसे पहली चीज कि इस इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट का जो वेटेज है इस सिविल सर्विसेज एग्जाम में, वो क्या है। आप देखिए, सबसे पहले जो ये सारे बातें हमने की वो तो है ही है। सबसे पहले तो इसका सीधा सीधा रोल है कि आपका अगर मींस आप दे रहे हैं, तो मेंस का पेपर 2 है, उसमें आपके 55 टू 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखिए, जैसे ही मेंस की बात आप करेंगे, यहां पेपर 2 में आपके 55 टू 80 मार्क्स, कई बार ये 90 मार्क्स तक जाते हैं, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो 250 मार्क्स में इतने मार्क्स इंश्योर करना, ये आपको ये बहुत इजीली इंश्योर हो जाता है। ये इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एटलीस्ट ये मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप बात प्रीलिम्स की भी करें, जब आप बात प्री की करते हैं, तो आप देखिए प्री में अब जिस तरीके के करंट अफेयर्स आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में जितने सारे करंट अफेयर, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 टू 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकारी बहुत मदद करती है आपके आंसर्स को, सही आंसर्स को देने में। तो एटलीस्ट 10 टू 15 क्वेश्चंस आर देयर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस एज वेल। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्टैटिक पार्ट है, जितनी बेहतरीन समझ होगी, खास करके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल टू गिव आंसर्स। बहुत आसानी से आप उनके आंसर्स दे पाएंगे। तो आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में भी अगर आप 10 टू 15 मार्क्स केवल एक उस स्टडी से आप कवर कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखिए, आपका जो एसए का पेपर है, ऐसे 250 मार्क्स का पेपर है। 250 मार्क्स के पेपर में, और आप गौर करेंगे कि कोई एक टॉपिक, कुछ न कुछ ऐसा होता ही है जो इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपने अपने आईआर के पार्ट को ठीक से स्टडी किया हुआ है, उसके करंट अफेयर्स को, उसके स्टैटिक पार्ट को,
ठीक है, जो हम क्लासेस में करेंगे, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। आप जितना अभी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, वो सारा कुछ छूटता ही नहीं है उसके बाहर। आपकी एक बहुत मतलब यू बिकम वेरी रिच इन इंफॉर्मेशन एज वेल एज इन अंडरस्टैंडिंग। तो जो एस्से के पेपर होते हैं, उनमें उन टॉपिक के आंसर्स को लिख पाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर जो हम आंसर राइटिंग का जो मेथड बताते हैं आपको, वो यहाँ बहुत काम आने वाली है। क्या लिखना है, व्हाट इज डूज, व्हाट इज डोंट, ये डूज एंड डोंट सारे आपको बहुत मदद करेंगे। एक टॉपिक मिल ही जाता है आपको इंटरनेशनल रिलेशन से। केवल इतना ही नहीं, आप देखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यहाँ 275 मार्क्स का इंटरव्यू है, और क्या कोई ये कहेगा कि साहब हमसे एक भी क्वेश्चन यूपीएससी ने आईआर पे बेस नहीं पूछा? ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चंस, कई बार आप अगर हम आपको अपनी क्लासेस में ये स्किल भी डेवलप करेंगे कि आप कैसे ड्राइव करें उसको, आपके आंसर ही अगले क्वेश्चंस को क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो आईआर में अगर आपकी पकड़ अच्छी है, तो कई बार इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब इंटरव्यू में आपके मार्क्स को इनहांस करने में बहुत मदद मिलती है ना। तो जितनी बातें अभी तक हमने समझी हैं, ओवरऑल ये जैसे ही आप प्रिपेयर करते हैं, ओवरऑल आपके सिलेक्शन में बहुत मदद करता है। ध्यान रखिए, यहां मैं फिर वही चीज बात करूंगा, ये एग्जाम पास या फेल होने का नहीं है। ये बस ये है कि क्या आप उस पार हैं या नहीं, आपने वो रिक्वायर्ड कट ऑफ क्लियर की या नहीं की है। तो एक एक मार्क्स का रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप सारे लोग बहुत कैपेबल हैं, कैपेबिलिटीज में आपकी कोई कमी नहीं है। ठीक है, बस उन सारी चीजों को एक साथ एक सही दिशा में लगाने की जरूरत है। आपने बचपन में वो बहुत सारे खेल खेला होगा कि वो आप एक लेंस लेते हैं और उसको एक जगह फोकस करते हैं और कागज में आग लगा देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या नई चीज आपने क्रिएट कर दी? सूरज चल ही रहा है, लेंस है ही है, कागज है, ऐसे ही आग क्यों नहीं लग जा रही? नहीं, उस एनर्जी को जब तक आप फोकस नहीं करते एक सर्टेन पॉइंट पे, तब तक वो आग नहीं लगती। तो कुल मिला के मोरल ऑफ दिस स्टोरी की, आग अगर आपको लगानी है तो आपका फोकस होना बहुत जरूरी, वो एनर्जी कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी। तो ये यूपीएससी या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज, कोई भी कमीशन या कोई भी एग्जाम आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछता जो आपकी कैपेबिलिटीज से ज्यादा बड़ा है। यू आर वेरी मच कैपेबल। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं कंटेंट की कमी की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। ये फनी एक्सक्यूजेस होंगे, आई एम सॉरी टू से। तो कुल मिला के इन चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है। बस चलते चलते एक बात और मैं लास्ट में कहूंगा कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तमाम सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज यहाँ आने से पहले भी कुछ स्टूडेंट से बात हो रही थी और उनकी अपनी बड़ी सारी प्रॉब्लम थी, जेन्युइन प्रॉब्लम थी। ऑफ कोर्स सबकी प्रॉब्लम जिसके लिए है वो बड़ी ही होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स को कैसे देखना है, बस थोड़ा सा आप ये समझिए कि आपने अपने बचपन में अपने बेसिक क्लासेस में अर्थमेटिक्स में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक टंकी है, वो कितनी देर में भरेगी अगर उसका एक टैप खुला है? तो अगर ये टैप खुला है तो वो टंकी कितनी देर में भरेगी? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप में से सारे लोगों ने ये पढ़ा है। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये? इस सवाल की अपनी एक फिलॉसफी। आप देखिए कि टंकी भरती है, भले ही ये टैप खुला है तो भी टंकी भरती है। मतलब ये टंकी कैसे, जब पानी लगातार गिर रहा है तो ये टंकी भर कैसे जा रही? क्योंकि ये फ्लो बहुत रेगुलर है। ठीक है, यानी अगर आपका फ्लो रेगुलर है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टैप खुला है या नहीं खुला है। एक दो टैप और खोल दो तो भी ये टंकी भरेगी, अगर इस फ्लो को आप मैनेज कर लो। तो ये जो खुले हुए टैप्स हैं, ये आपकी जिंदगी की समस्याएं हैं, जिंदगी की प्रॉब्लम्स हैं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद देम, आप इनके साथ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सभी लोग ये टोटियां बंद नहीं कर सकते, बस आपका सारा कंट्रोल इस फ्लो पे है। तो समस्याएं बढ़ रही हैं आपकी जिंदगी में, मतलब वो डिमांड कर रही हैं कि आप अपने एनर्जी फ्लो, अपने कंसंट्रेशन, अपने एफर्ट्स के फ्लो को बढ़ा दीजिए। यकीन मानिए आपका पर्पस सर्व हो जाएगा, आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, आप एक सफल जिंदगी जी पाएंगे। ठीक है,
अगर आप इन टैप्स में फंसे कि मैं क्या करूं, मेरी टंकी तो भरी जाती अगर ये टैप नहीं खुला होता, इन स्टोरीज में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट हमेशा रहेगा कि बावजूद इसके कितने सारे टैप्स खुले थे उसने टंकी भर दी, क्योंकि उसने फ्लो को मैनेज कर लिया। तो ये कुछ बेसिक टीचिंग्स हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है। ऐसी तमाम सारी बातें हम अपनी आने वाली क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले, ठीक है? आप भी हमें मत छोड़िएगा। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, हमसे आप जुड़िए, अपनी प्रॉब्लम हमसे बताइए, और मैं पूरी टीम की तरफ से ये प्रॉमिस करता हूं कि प्रॉब्लम हम आपके पास रहने नहीं देंगे। चलिए आपसे फिर क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।